बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य रहा है। तो सोचिए जो सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस दे सकता है तो क्या बाकी लोग यहाँ के अनपढ़ हैं या बिल्कुल नालायक हैं जिनको काम नहीं मिल सकता? यहाँ पे सरकार के तरफ से कुछ रोजगार के साधन नहीं दिए गए हैं। अगर आप रोजगार सरकारी नहीं दे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी दीजिए, हम कह रहे हैं अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, अगर सही है तो आप किसी भी गाँव में जाइए, हर जगह शराब मिल रहा है। ये है कि ठेका पे शराब नहीं मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन से मान लीजिए कुछ सामान खरीदना, आप 25,000 करोड़ का सालाना बजट का नुकसान है और 25,000 करोड़ का बजट 5 साल में 1 लाख का समर्थन अगर करते आती तो 2020 में उनको 43 सीट मिलता। उनकी सरकार अपने दम पे मिल जाती। नीतीश कुमार का कोई वोट बैंक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष डिजिटल और मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से इनको देखा होगा, इनका नाम है मोहन आनंद। यूथ सोशल वर्कर है और कई दिनों से फारबिसगंज के राजनीतिक में इनकी चर्चाएं सरेआम हो रही है। आइए इनसे जानते हैं क्या मोटो लेकर के ये मैदान में उतरे हैं। अभी हम लोग भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो ये हमसे मिले, तो इनसे बात करेंगे कि क्या इनका मोटो है और कैसे अपने आप को। आनंद जी नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार। खास करके फारबिसगंज विधानसभा के जितने भी लोग हैं उन सभी को पैर छू के गोड़ छू के प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं। हम मोहन आनंद हैं, आपके विधानसभा फारबिसगंज से संभावित प्रत्याशी हैं और हम यहाँ पे है लोगों को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, उस पर बात करना चाह रहे हैं। हमारा खास करके मोटो ये है कि जो हमारा क्षेत्र है फारबिसगंज, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। 75 साल के बावजूद भी हमारी फारबिसगंज की जो दिशा है वो आप सबके सामने है, आप सब देख रहे हैं। 1990 से लालू यादव जी का शासन रहा 2005 तक। लोग कहते थे जंगल राज था, 15 साल में जंगल राज खत्म हो गया। 2005 में नीतीश जी आए, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और आज हम 2025 में हैं और 20 साल हो गई इस सरकार को भी। किसी सरकार को 20 साल होने के बावजूद भी आप कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छा सरकार चला रहे हैं। हम कहते हैं अच्छी बात है, चलानी चाहिए, लेकिन आप धरातल पे आके अगर देखेंगे तो जो गांव में जो लोगों को दिक्कतें आ रही, जैसे रोड की सबसे बड़ी समस्या है। आप यहाँ पे अगर रोड को देखेंगे तो रोड यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को बारिश के टाइम में चलने में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत? जैसे कि मान लीजिए बारिश हुई, बारिश होने के बाद रोड यहाँ पे कच्ची रोडें हैं, रोड पे पानी भर जाती है। जल भराव की वजह से रोड पे इतना पानी लग जाता है जिसमें आप ना तो साइकिल लेके जा सकते हैं, ना मोटरसाइकिल लेके जा सकते हैं, ना कार लेके जा सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, आप नाव बनाइए केला का पेड़ से और उस पर चलिए। ये सुशासन की सरकार अगर है तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम यहाँ पे लोगों का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, जो विकास यहाँ पे नहीं हुआ है, जो विकास की कमी रह गई है, उस कमी को हम दिखाना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं। लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुने, ऐसे लोग को चुने, ऐसे विधायक चुने, ऐसे सांसद चुने जो आपका काम करे, जो आपके गांव का देखरेख करे, आपका टोला का देखरेख करे, आप सबका देखरेख करे, आपका स्वास्थ्य का देखरेख करे, आपके बच्चे की स्कूल का देखरेख करे, आपके साथ साथ किसी और भी तरह की परेशानी में आपके साथ कंधे में कंधे मिला के चल सके। उनको किसी तरह की हेजिटेट ना हो आपसे मिलने में, किसी तरह की तकलीफ ना हो मिलने में। ऐसा प्रत्याशी चुने आप जो आप सबके बीच रहे। अच्छा, आपके उम्र के लड़के कहीं बाहर कमाने जाते हैं या पढ़ाई में मतलब अपने बेहतर जो है करियर को तलाशने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन सबों को छोड़ करके आप राजनीतिक में आना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? सर, हम 25 साल के हैं और हम इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और यहाँ पे जो युवा हैं उनकी मजबूरी है कि वो यहाँ पे पढ़ते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं। अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, केरल या विदेश, दुबई, कतर जाके उनको 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करनी पड़ती है। तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ पढ़ाई की है, हमें वहीं रोजगार मिले। रोजगार छोटा बड़ा हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर हम अपने गाँव में रह के अपने परिवार के साथ 2 रोटी खाते हैं तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। हम लोग अपने गांव में रह पाएंगे
तो सरकार और यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो युवा यहाँ पे अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको आप रोजगार दें। उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो उनको पढ़ाई में आप सहयोग करें। मेरे साथ सर, मैं 2019 से सक्रिय राजनीति में हूँ अररिया में। मैं साथ साथ सीमांचल का एरिया देख रहा था। मैं विभिन्न पार्टियों के साथ काम किया हूँ, लेकिन डायरेक्टली किसी से जुड़ा हुआ नहीं था मैं। और साथ में मेरा रुचि बचपन से ही रहा है, 2012 से ही, कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ। लेकिन गरीब परिवार के होने के नाते ना तो मेरे पास फंड था, ना पारिवारिक सहयोग था, लेकिन मेरे परिवार के लोग सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सबका सहयोग है, सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है, सभी भाइयों का, दोस्तों का, सबका आशीर्वाद है कि मैंने जिनको भी बोला कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ तो किसी ने मुझे मना नहीं किया। सबने बोला कि आप आइए, आपका सहयोग है, आप युवा हैं, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जितनी हो पाएगी हम लोग आपका मदद करेंगे और विकास करने की। हर स्कूल में बीपीएससी शिक्षक सेवा दे रहे हैं, तो क्या मतलब सर, लगता है हम पढ़ाई नहीं हो तो शिक्षक के नियत पे सवाल नहीं कर रहे हैं। हम शिक्षक कह रहे हैं जितने टीचर हैं वो सब के सब बीपीएससी जैसे महान एग्जाम क्रैक करके हैं। बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है बीपीएससी क्रैक अपने करना। घर को कई किलोमीटर छोड़ करके, कई सौ किलोमीटर छोड़ करके आए हैं। तो क्या हम लगता है वो- शिक्षक के मानसिकता, नैतिकता पे सवाल नहीं कर तो रहे फिर हैं। बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं? हम बच्चे के भी सवाल नहीं कर रहे हैं। हम तो फिर सरकार की मानसिकता पे चुप सवाल कहाँ कर हो रहे हैं। गई? सरकार की मानसिकता पे सवाल कर रहे हैं। टीचर सफिशियंट है। अगर टीचर सफिशियंट नहीं है तो आप टीचर का भर्ती लीजिए, भर्ती कराइए। हमारे स्कूल में विद्यार्थी आते हैं, आप जाएंगे किसी भी स्कूल देखेंगे, स्टूडेंट है स्कूल में, टीचर भी है, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं कि सर आपने क्या पढ़ाया। जैसे कोई आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाइए तो वहां आपको एक रूटीन मिलेगा कि सुबह 9 बजे स्कूल स्टार्ट होती मान लीजिए, तो 9 से 10 मैथ का क्लास है, एग्जाम्पल मान लीजिए। 10 से 11 साइंस का क्लास है, 11 से 12 हिंदी का क्लास है, 1 से 2 संस्कृत का क्लास है। तो इस तरह एक रूटीन होती है। सरकारी स्कूल, किसी भी सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, क्या रूटीन है आप वहां पे धरातल पे जाके देख सकते हैं। हम शिक्षक की नैतिकता पे, मानसिकता पे कोई सवाल नहीं करें। शिक्षक हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, पर उनको चलाने वाले जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनसे कहीं ना कहीं चूक है। वो कुछ पूछ नहीं रहे हैं उनसे, ये सबसे बड़ी कमी है मेरे हिसाब से। सरकार को इस पे ध्यान, नए एसीएस हैं जो शिक्षा विभाग को देख रहे हैं, वो फोन करते हैं स्कूल में टीचर को डायरेक्ट वीडियो कॉल। हम कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन उसी तरह क्या डीओ साहब या जो ब्लॉक बीईओ साहब हैं, जो ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर है, वो जाके स्कूल विजिट नहीं कर सकते हैं? महीना में 2 दिन, सप्ताह में 1 दिन, किसी विजिट बिना बताए 1 दिन विजिट करें। जिस स्कूल में वो विजिट करेंगे उस स्कूल की स्थिति 100% सही हो जाएगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि डर बना रहेगा वहाँ के टीचरों में, वहाँ के बच्चों में, वहाँ के लोगों में कि यहाँ पे देखने वाला कोई है। तो हम भ्रष्टाचार पे सर बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार रोकने की जरूरत है। सर्वे जो हो रही है, जैसे मान लीजिए किसी के दादाजी हैं, उनके 4 बेटे हैं, तो चारों भाई को उनका बराबर अधिकार होता है बांटने का। अब वो बंटवारा हुआ नहीं, उसके बाद जमीन विवाद का बंटवारा आता है, और ये सरकार जबरदस्ती थोप दी है कि जमीन वाला इशू क्लियर करो। इसमें कुछ करने लायक है नहीं। जो आपको निपटाना था ना, जो कोर्ट में केस पड़े हुए हैं, उस केस को निपटाइए ना। एक एक कोर्ट में 4-4 लाख केस पड़े जमीन विवाद के, उस केस को कौन देखेगा? आप नया केस और उलझा रहे हैं, जमीन विवाद करवा रहे हैं आप जबरदस्ती। पुराना लगभग मेरे हिसाब से 40 लाख से ज्यादा जमीन विवाद का केस बिहार में रजिस्टर्ड है। तो सरकार को कोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को उस पे प्रायोरिटी तरीके से जमीन विवाद के केस निपटाने की जरूरत है। उस पे हाई लेवल कमेटी बिठाने की जरूरत है कि जमीन विवाद जितना जल्दी हो सके निपटे, क्योंकि वो घर घर की लड़ाई है सर। जमीन विवाद निपटने वाली विवाद है, आराम से बस समन्वय बनाने की जरूरत है। जमीन विवाद कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, बस समन्वय बना के उस विवाद को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम सरकार से ये कहेंगे, जो जमीन का सर्वे करा रहे हैं बिल्कुल फ्लॉप है, बंद कराइए। आप उस केस जो पेंडिंग है जमीन विवाद से रिलेटेड, बिहार में सबसे ज्यादा केस पेंडिंग अगर है तो जमीन विवाद के केस है, उस केस को निपटवाइए। झगड़ा जो पहले से चल रहा है उसको खत्म कराइए, नया झगड़ा मत बनवाइए। हमारे हाथ जोड़ के हम सरकार से कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे युवा वर्ग के लोग हैं जो थोड़ा सा कम शिक्षित हैं, और या फिर किसी कारणवश वो शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पाए हैं, उनको पलायन करना पड़ता है। इनके लिए आपके पास कुछ मास्टर प्लान है? कुछ सोचा है आपने कि अगर आपको जनता मान के चलिए आपको विधायक बना देती है तो उस परिस्थिति में इसको कैसे रोकिएगा? पलायन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, फिर उनकी जो महिलाएं हैं, उनकी पत्नी जो है ग्रुप लोन ले लेती है। ग्रुप लोन लेने के बाद उनकी पत्नी को कई सारी यातनाएं, तगादा,
जो झेलना पड़ता है। कई सारे लोग सुसाइड भी कर चुके हैं इसके कारण, आपने टीवी अखबारों में देखा और सुना होगा। सर हम सब ने सुना है कि बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य रहा है। तो सोचिए जो सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस दे सकता है, तो क्या बाकी लोग यहाँ के अनपढ़ हैं या बिल्कुल नालायक हैं जिनको काम नहीं मिल सकता? यहाँ पे सरकार के तरफ से कुछ रोजगार के साधन नहीं दिए गए हैं। अगर आप रोजगार सरकारी नहीं दे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी दीजिए, हम कह रहे हैं अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो इंडस्ट्री लगाइए आप। हमारे यहाँ फारबिसगंज में बायडा है, आप सब देख रहे हैं, बायडा है, बिहार तो हाल में उद्योग मंत्री सर्वेक्षण करके गए हैं। तो सर ये 20 साल से खाली सर्वेक्षण चलेगा, कितना दिन सर्वेक्षण कराइएगा आप? चुनाव के टाइम में आपको सर्वेक्षण याद आता है? इससे पहले कहाँ सुतल थे 4 साल से? अभी मंत्री चेंज हो जाता है, सरकारी पता नहीं कौन बना के रखा है। 2020 में सरकार किसी की बनी, 22 में किसी की बनी, 24 में किसी की बनी, 25 में कोई और है। तो कैसे समन्वय बनाए? यहाँ तो उद्योग मंत्री चेंज हो जाता है, 5 साल में 4 उद्योग मंत्री देख लिए हम। तो कैसे आप उद्योग लगा दीजिएगा? खाली कुर्सी बचाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं या अपना कुर्सी बचा रहे हैं नीतीश जी? उनको कोई मतलब नहीं है उद्योग मंत्रालय से कुछ से। 25 रुपया 12 रुपया स्क्वायर फीट का रेट है सरकार का। क्या यहाँ पे हमारे युवा को लोन दे के आप रोजगार का साधन नहीं दे सकते हैं? क्या यहाँ पे हमारे युवा, मान लीजिए कोई 12वीं पास है, कोई 10वीं पास है, क्या वो मसाला का कारोबार नहीं लगा सकते हैं? सरकार तो दे रही है लोन ना, 10 लाख रुपए का लोन दे रही है, 5 लाख का लोन दे रही है। आप उद्योग विभाग के पास जाइए। सर कितने लोगों को लोन मिला था? मैंने खुद अप्लाई किया था लोन के लिए। इतनी मोटी क्राइटेरिया है उनकी, आप पूरा ही नहीं कर सकते। उसके बाद आता है फिर आप क्या दे रहे हैं? तो कैसे आप पूरा करेंगे? सर लोन बैंक से दिलाइए ना, आप बैंक में कहिए, आप दीजिए परमिशन बैंक में कि हमारा अगर कोई युवा, बिहार का युवा 12वीं पास 10वीं पास युवा अगर कोई अपना काम करने के लिए आपके पास लोन लेने आता है, अगर उसका सिविल सही है, उसका आपको लगता है कि सही है, तो आप लोन के लिए डिनाई नहीं करेंगे। सरकार ऐसी योजना नहीं लाई है। तो विश्वकर्मा योजना चला रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना चला रही है, कई सारी योजनाएं चल, कई लोग तो आयुष्मान भारत योजना चल रहा है। आयुष्मान तो हेल्थ सेक्टर के लिए हो गया। हम योजना पे बात कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना एक भारत सरकार की योजना है, उसमें लोगों को 5 लाख का वो इलाज मुफ्त मिलता है। अब कहाँ इलाज कराइएगा सर? हॉस्पिटल है कई सारे, जैसे नाम बताएंगे मतलब फारबिसगंज में आँखा अस्पताल देख लीजिए। तो सिर्फ आँख में दिक्कत होगा तभी हम हॉस्पिटल जा सकेंगे, पेट में दिक्कत है तो कहाँ जाए? उसके लिए पूर्णिया है, पूर्णिया जाएंगे हम। तो हम फारबिसगंज के लोग या अररिया जिला के लोग को दिक्कत हो तो पूर्णिया जाए या विराटनगर जाए? सच्चाई तो ये नहीं है ना सर। हम ये कह रहे हैं योजना तो लाए हैं आप हॉस्पिटल दीजिए ना, आप आयुष्मान भारत मत दीजिए। सरकारी हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य खोल दीजिए, हर पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दीजिए। आप आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है हमें। तब तो आप कहिएगा शराबबंदी भी खोल दीजिए। शराबबंदी खोल दीजिए। 25,000 करोड़ का डेली हर साल का नुकसान है। कई सारे युवा भी तो बर्बाद हो रहे हैं। युवा बर्बाद हो रहे हैं सूखा नशा से, शराबबंदी से बर्बाद। 2016 का बिहार वो बिहार नहीं था जो आज का बिहार है। आज में के डेट में छोटा सा बच्चा टायर चिपकाने वाला एक पाउच आता है, हमको नाम नहीं पता, वो सूंघता है, पेट्रोल सूंघता है, व्हाइट कलर का पाउडर आता है, उसका चलन है यहाँ पे। उसके अलावा और भी बहुत सूखा नशा है जो यहाँ पे चल रहा है, और वो 2016 के शराबबंदी के बाद एक्टिव हुआ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उड़ता पंजाब, आपने फिल्म देखी होगी, एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, उसमें पंजाब का नशा का सरगना को दिखाया गया था। तो हम कह रहे हैं अगर ये स्थिति रही तो आप उड़ता बिहार अगर सही है तो आप किसी भी गांव में जाइए, हर जगह शराब मिल रहा है। ये है कि ठेका पे शराब नहीं मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन से मान लीजिए कुछ सामान खरीदना आपको, तो हम लोग ऑनलाइन वहाँ साइट पे जाते हैं, बुक करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई साइट वाइट नहीं है, कुछ लोगों से कनेक्ट करिएगा, नंबर मिलेगा, आप नंबर डायल करिए, होम डिलीवरी। बहुत आप पीते हैं इसका? सर हम पीते नहीं हैं, लेकिन ये है कि हम गांव में जाते हैं तो लोगों से जब पूछते हैं कि सर शराबबंदी है यहाँ पे, कह रहा सर शराबबंदी तो पूर्ण है, लेकिन मिलता हर जगह है। वैसे ही मिलता है जैसे कि भगवान दिखाए तो कहीं नहीं देते, लेकिन रहते हर जगह है। तो अगर आपको मान लीजिए कहीं पे भी ढूंढना हो तो शराब आप ढूंढ सकते हैं। आप किसी पंचायत में जाइए, वहाँ से 2-4 लोगों से मिलिए, आपको कांटेक्ट बता देंगे। हम नहीं कह रहे, हम लोगों का रुझान कह रहे हैं। जो लोग यहाँ के गांव के लोग, विधानसभा के लोग, जिला के लोग कह रहे हैं, हम उनकी बात को आगे रखते हुए कह रहे हैं। आप किसी से पूछिएगा वो यही कहेंगे, दारू हर जगह मिलता है। शराबबंदी बस सरकार के तरफ से किया हुआ है, बस पैसा कमाने के लिए एक जरिया बनाया हुआ है। बिहार का 25,000 करोड़ का सालाना बजट का नुकसान है, और 25,000 करोड़ का बजट 5 साल में 1,25,000 करोड़ का बजट है। महिलाएं तो काफी खुश है शराबबंदी से। ठीक है, हम कह रहे हैं महिलाएं का पति डेथ किया हो, जिनका बेटा डेथ किया हो, आप उस महिलाएं से पूछिए जो जहरीली शराब पीने से जिनकी बच्चे डेथ कर गए हों, जिनके
पति डेथ कर गए, उस महिला से जाके क्यों नहीं पूछते आपकी कितना खुश है वो महिला? आप कहाँ, आप वहाँ गोपालगंज की घटना देखे होंगे, मसरक एक जगह था, 75 या 90 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए थे। तो ये अगर ऐसे में महिलाएं खुश होंगी क्या? उनकी महिलाएं या उनकी औरत या उनकी बेटी या उनकी लेडीज? फिर भी नीतीश कुमार के इस फैसले का तो समर्थन अब भी करती आ रही है। नीतीश कुमार का समर्थन अगर करते आती तो 2020 में उनको 43 सीट मिलता, उनकी सरकार अपने दम पे मिल जाती। नीतीश कुमार का कोई वोट बैंक नहीं है यहाँ पे। अभी लगातार महिलाओं के साथ जन संवाद कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। नीतीश जी बस दिखावे के लिए जन संवाद कर रहे हैं। आए थे कि कितना लोग से मिले थे, आए 2-4 रोड लिख दिए, चल गए। 5 साल में 20 साल में एक बार कहाँ आए जन समाज? किसी पंचायत में जाके बात किए हैं? अच्छा, मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला है, एगो पता होगा? मेडिकल मिला है, कहाँ मिला है सर? हमको नहीं पता। रामपुर की तरफ मिला है। लोग हम बस सुने हैं, इसलिए सुने कि योजना सर सुनते रहते हैं हम ये भी सुने हैं कि एक रोड बन रही है गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी, जो फाइब्रेशन होते हुए जाएगी। हम 3 साल से एक्सप्रेस है, 3 साल से सुन रहे हैं। अगर बनेगी तो देख लेंगे, लेकिन तब तक, जब तक बनेगी नहीं तब तक तो सुन ही रहे हैं सर। ना एग्जैक्ट पर एम्स सुन रहे, दरभंगा में 10 साल से बन रहा है, कभी जमीन यहाँ कभी जमीन वहाँ। तो कहीं ऐसा इशू फंसेगा तो फिर हम कैसे जगह बताएं? तो अभी धरातल पे नहीं आया सर, अगर बनने लगेगा तो हम आपको जगह जरूर बताएंगे। मोदी जी तो आते हैं, दौरा करते हैं, कई सारे वादे भी होते हैं, कई पूरे भी होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। इसके बारे में क्या सर? हम मोदी जी पे तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो वादा करते हैं, उनका काम है वादा करना। पूरा हो ना हो वो यहाँ के लोग देखें, यहाँ की जनता सोचे कि वो कह के गए तो काम किए कि नहीं किए, वो रोड पे बोल के गए तो रोड पे काम हुआ कि नहीं हुआ। ये निर्णय यहाँ की जनता का है। हमारे कह देने से, नहीं कह देने से मोदी जी के बारे में हम कुछ गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सर्वमान्य नेता है। जनता डिसाइड करे मोदी जी अच्छा है या खराब है, उनके ऊपर हम छोड़ते हैं। फारबिसगंज विधानसभा से आपने कहा कि संभावित प्रत्याशी है, मतलब आपने चुनाव लड़ने का मन बना लिया। तो आपने बताया कि 2-3 पार्टियों के साथ आप काम कर चुके, किसी पार्टी से बात हुई है टिकट विकट के बारे में? सर कुछ पार्टियां हैं जो हमको कह रही टिकट ले लेने के लिए, कुछ पार्टियां हम लगे हुए हैं। हमारे साथ जो भी लोग हैं, जो हमारे मतलब हमारे साथ में लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे विधानसभा के लोग हैं, जो वो जैसा फैसला बताएंगे, वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। मेरा खुद का डिसीजन नहीं है विधानसभा चुनाव लड़ना, पूरे समाज का डिसीजन है। पूरा समाज जैसे कहेगा, वो कहेंगे फलाना पार्टी का टिकट ले आओ, दे रहा है तुम लड़ लो तो हम लड़ लेंगे। वो कहेंगे तुम निर्दलीय लड़ लो, हम निर्दलीय लड़ लेंगे। वो कहेंगे किसी और से लेकर लड़ लो, वैसे लड़ लो, तो हम वैसे लड़ लेंगे। मेरा सिंगल डिसीजन नहीं है, हमको सबके साथ बैठ के समन्वय बनाने के बाद ही हम ये डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन ये क्लियर है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में फारबिसगंज विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं, आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा और इसी तरह सहयोग बनाए रखिएगा। हमसे जो सहयोग की उम्मीद हो, मेरा नंबर, हम बोर्ड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हर जगह हम अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, डिजिटल अकाउंट नंबर, किसी भी तरह से कोई सहयोग हो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये थे मोहन आनंद जी, जो कि विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं और उनको अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि जनता इसको किस रूप में देखती है।